हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। चलिए आज हम फिर एक नई क्लास के साथ वही एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 चैप्टर नंबर 9। ये एक हमारा लास्ट जो क्लास थी उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस पर आधारित जो प्रकाशीय घटनाएं थी वो हमने 3 पढ़ी थी। चौथी का केवल हेडिंग डाली थी क्योंकि क्लास हो गई थी, समय पूरा 30-35 मिनट की बनाते हैं, वो हो गया था कंप्लीट। ठीक है ना, छोटी छोटी क्लास हैं ताकि पढ़ने में बहुत आसान रहे। तो उसमें जो एक चौथी घटना हमारी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, तो क्या क्या होता है जी, क्या क्या है। अगर मान लीजिए आपको प्रकाश किरण 90 डिग्री या 180 डिग्री पर उसको परावर्तित करना है, ठीक है, तो आपको एक पूर्ण आंतरिक प्रिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। इसके अलावा एक जैसे मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बनाना है जिसका आकार तो वही रहेगा लेकिन उल्टा बनाना है उसको, तो भी आपको पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब जनरली हम नॉर्मल जो लैब में काम में लेते हैं जो प्रिज्म, उनमें जो अपवर्तक कोण है, जैसे मान लीजिए जैसे ये कोण है, ये जनरली आपको लगभग 60 डिग्री का कोण मिलेगा, संभाव मिलेगा एक। पहले तो ये आपको प्रिज्म की कहते हैं जी कि 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृति से घिरी और जिसके अंदर समांगी माध्यम भरा हो, तो ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये जो आपका कोण है ये है अपवर्तक कोण, या इसको प्रिज्म कोण भी बोल देते हैं। जनरली ये लगभग 60 डिग्री का कोण मिलता है, तो उसको नहीं बोलेंगे आप पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, उससे नहीं होने वाला है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म एक स्पेशल होता है, उसमें 2 कोण तो होंगे 45-45 डिग्री के और एक कोण होगा 90 डिग्री का, तभी हो पाएंगे। ये कौन कौन सी सिचुएशन, 90 डिग्री पर हो जाएगा आपका 180 डिग्री को एक किरण है उसको परावर्तित कर देंगे, 90 डिग्री पर करेंगे, 180 डिग्री करेंगे, एक हम कोई भी बिंब है उसका प्रतिबिंब बनाएंगे उल्टा लेकिन आकार में बराबर एकदम। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में एक ऐसा समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु। ठीक है, जैसे मान लीजिए बनाओ तो मैं, जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री है, ये भी जैसे मान लीजिए सपोज करो कि 45 डिग्री है, ये मान लीजिए 90 डिग्री का है, तो ठीक है, तो ये 45 डिग्री है तो ये भुजा, ये 45 डिग्री भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर होंगी। अगर बराबर कोण है तो उनके आमने सामने भुजाएं बराबर है, तो ये हो गया, ये 90 डिग्री सामने वाला है, तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया अंतः कोण का योगफल। और 45-45 दोनों, ये 45-45 दोनों डिग्री के ये है, तो देख लो ये इनके आमने सामने भुजाएं बराबर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, साथ साथ में समकोण भी बन गया। तो क्या है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ऐसा समकोण समद्विबाहु प्रिज्म है जिसके दोनों ओर 45-45 डिग्री के कोण होते हैं। जब इसमें प्रकाश किरण 42 डिग्री से ज्यादा कोण पर, 42 डिग्री से ज्यादा कोण पर अगर आपतित होती है, ठीक है, ये क्रांति कोण है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री अगर क्रांति कोण से ज्यादा कोण पर अगर आपतित होती है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो 42 डिग्री से ज्यादा कोण पर आपतित होती है तो इस प्रकाश तो इससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा अतः ये प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ देती है जी। ठीक है, तो 90 डिग्री पर तो कब मोड़ेंगी, ऐसे 180 डिग्री पर मोड़ना है तो इसको हम रखेंगे यू। पहले हम 90 डिग्री वाला करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, तो देखो ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। ठीक है जी, ये भी मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जैसे मान लीजिए यूं आ रही है। ठीक है, अब इस जो आधार आपने ये लिया है तो इसकी समांतर आने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें, ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है। ठीक है, और ये तिर्यक लाइन है, ये काट रही है, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण होंगे। अब देखो ये साहब, ये 45 डिग्री का हो गया आपका। हो गया 45 डिग्री का। यहां हम एक अभिलंब खींच देते हैं, यहां पर खींचते हैं अभिलंब, ये आपका अभिलंब है साहब। ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊं, ये अभिलंब, ये आपतन कोण है, तो भाई जैसे मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री, ये भी कितना 45 डिग्री बचा, क्योंकि अभिलंब पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये 45 डिग्री पर पृष्ठ के साथ आपतित होती है, तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण इन दोनों के बीच में 45 डिग्री बनेगा और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपको पता है कि ये इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी, ये लो, ये भी आपका 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये देखो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया, तो ये देखो पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो अब देखो ये एक कंडीशन क्या है कि प्रकाश किरण 42 डिग्री से कोण पर आपतित, तो 42 डिग्री से ज्यादा है तो 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो क्रांति कोण से अधिक कोण पर अगर आपतित होती है तो उस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो साहब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया अंदर।
ठीक है, तो ये एक तो ये घटना होगी साहब आपकी। ठीक है जी भाई, जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो 42 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो जो आइस का मान है वो 42 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ के लिए, जबकि आपका जो ये आई है इसका है 45 डिग्री। कितना है जी? 45 डिग्री है। तो आपतन कोण का मान तो क्रांति कोण से ज्यादा है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पक्का होना है। और 90 डिग्री पे कौन है? ये किरण मुंडी है आपकी। ठीक है, अब हम 180 वाला करते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, ये भी आपका 45 डिग्री है। ठीक है जी, अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण, और यहां आपतित होती है यहां पर। ठीक है जी, और यहां एक अभिलंब का स्थित है। ठीक है, और ये मान लीजिए ये आपका एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री वापस ली गई है। तो ये भी 45 डिग्री। अब देखो यहां पर फिर अभिलंब कह सकते हैं एक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो, ये सही नहीं बनाया यहां पर। तो ये फिर देखो ये 45 डिग्री पे है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा है, क्रांति कोण तो इसको बनाया ऐसे जाता है, इस प्रिज्म को स्पेशल बनाया जाता है इस घसके से। ठीक है, ताकि इसका क्रांति कोण 42 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे आपतित होगी है तो ये आपको पता है कि वापस 45 डिग्री पे निकल जाएगी, तो ये लो साहब आपका। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। तो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो देखिए 180 डिग्री पे मोड़ दिया इसको। ये देखो ये 180, इस किरण के इस किरण के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो ये घटना ऐसे होगी साहब। ठीक है, अब हम ये घटना यूं लेते हैं कि मतलब प्रतिबिंब उल्टा बने। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक प्रकाश किरण यूं आपतित हुई। ठीक है, यहां है अभिलंब, ठीक है जी, तो ये आपतित किरण है आपकी। आपतित किरण ये विरल माध्यम से सागर माध्यम प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, ये तो कन्फर्म। ये लो साहब आपका। ठीक है, अब यहां फिर एक अभिलंब की स्थिति। ठीक है, यहां पर ये 45 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होगी। ठीक है जी, तो ये क्रांति कोण से ज्यादा हो गया, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये ज्यादा बेहतर रहे। उसके बाद ठीक है, ये देखो इतना क्लियर तो नहीं बनाया। ये 45 डिग्री का है आपका, ये भी आपका 45 डिग्री का है।
ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ये आपकी कोई प्रकाश किरण आई है यूं, और जैसे मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका विलंब है, तो ये प्रकाश किरण हो गई आपके यहां पर, और फिर ये आपका है, ठीक है, तो ये आपका है 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री है। तो ये फिर यहां पर एक अभिलंब है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही है, तो फिर ये अभिलंब से दूर उठेगी है, तो इसको थोड़ा यूं नहीं, को थोड़ा यू निकाल देंगे, यू, ठीक है। अब ये जानी चाहिए थी, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको चल ज्यादा ले लिया। और ये प्रकाश किरण आपकी, ये विलंब है, पर यार ये तो नहीं, ये विलंब तो ये नहीं होगा। विलंब देखा जाए तो फिर ये होगा फिर आपका, तो ये विलंब से दूर उठ जाएगी यूं लो साहब। एक प्रकाश किरण हम यूं ओढ़ लेते हैं एक, ठीक है, और इसका यूं जैसे, ठीक है, और ये यूं पर देखो, और इसका लास्ट में यूं निकल जाती है साहब, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैं आपको मैं बताना क्या चाहता हूं, ये थोड़ा सा ये थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, मैं आपको थोड़ा बताऊं। जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई वस्तु है ए बी, अब आप देख रहे हैं, देखो ये, देखो ये ए है, ये ए वाली किरण देखो ऐसे, ये लाइन जो ए है, ये देखो इधर बाहर ऊपर निकल रही है, और जो ऊपर वाली है वो एक्चुअली नीचे निकल रही है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये ऐसे बनेगा, ऐसे ए डैश बी डैश। भैया देखो ना आप, जैसे ये बी ऊपर है तो बी वाले देखो, ये नीचे है तो नीचे वाले देखो एक, ये देखो यहां पर आ गई है, ठीक है, बी वाले देखो ये नीचे रहेगी, मतलब उल्टा बनेगा, आकार में बराबर लेकिन उल्टा बनने वाला है, ठीक है ना। प्रिज्म जो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में से क्या क्या काम होने वाला है, एक तो 90 डिग्री पर किरण मतलब परावर्तित हो जाएगी, या फिर 180 डिग्री पर, तो दो स्थिति ये है, ये 90 डिग्री वाली है, ये 180 डिग्री वाली है, ये मतलब उल्टा प्रिज्म, सॉरी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, आकार में लेकिन उल्टा, तो ये इस प्रकार से बनेगी। ये तीन स्थितियां हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे हम करने वाले हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें आप, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। यहां लिख देंगे थोड़ा सा कि ध्यानायन किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। ठीक है जी, अब हम यहां पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन सूत्र, गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन सूत्र पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है।
गोलीय प्रश्नों के लिए, गोलीय प्रश्नों के लिए, यह गोलीय प्रश्नों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रश्नों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ठीक है जी। तो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें आप। आई बात समझ में? देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की पहले तो कोशिश करता हूं जी। ठीक है, तो देखिए हम एक गोलीय प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें दो माध्यम है, एक तो इस गोलीय पृष्ठ का है, ठीक है, और एक इसके दोनों ओर जो माध्यम है। अब माध्यम कोई सा भी हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ये इधर वाला था इसको माध्यम मानेंगे N1 और इसको मानेंगे माध्यम N2। किसको? इस गोलीय पृष्ठ, जो एक कांच का गोलीय पृष्ठ है, इसका माध्यम मानेंगे हम N2, और ये जो माध्यम है जो इधर किसके दोनों तरफ है उसका माध्यम मानेंगे हम N1। ठीक है, तो देखिए, और एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो बिंदुओं पर स्थित है, और यहां से कोई प्रकाश किरण, देखो ये, ठीक है जी, आपकी होती है। अब देखो तो ये इसका यहां पर देखो, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये इसका पोल है। एक देखो ये, ठीक है जी। अब ये किरण आपकी तो ये आपतन कोण है आई, ठीक है जी। अब इसका ये तो विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश कर रही है, तो इसका तो विलंब की तरफ दिखेगी। और ये लो साहब, इसने ये एक बना लिया है इमेज, क्या बना लिया है? इमेज बना लिया आई, यानी प्रतिबिंब यहां बनाया इसने। ठीक है, अब देखो ये हमने मान लिया है, ये अल्फा कोण है, ये हमने बीटा मान लिया, और ये हमने गामा कोण मान लिया जी। ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर मान लेते हैं जी। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये बिंदु ले रखा है हमने, ये द्वारक है M1 M2, ये द्वारक है M1 M2, यहां पर ये बिंदु M है, तो ये यहां से एक लंब डालते हैं। ठीक है, ये लो साहब, ठीक है, और ये यहां से ये है आपकी बिंब दूरी। ठीक है, ये आपकी है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये आपकी है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है जी, ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखो, माना एक अपवर्तक पृष्ठ M1 M2 है, यहां लिख देते हैं, मैं इसके साथ में नोट्स कर रहा हूं। माना एक अपवर्तक पृष्ठ M1 M2 है, जिसके बाईं ओर पहला माध्यम, जिसके बाईं ओर या इसको यहां लिखेंगे, जिसके दोनों तरफ, जिसके बाईं ओर माध्यम, बाईं ओर पहला माध्यम, बाईं ओर पहला माध्यम, पहला माध्यम है, जबकि दाईं ओर दूसरा माध्यम, जबकि दाईं ओर दूसरा माध्यम है।
क्या कह रहा है, माना एक अपवर्तक पृष्ठ M1 M2 है जिसके बाईं ओर पहला माध्यम यानी विरल है, जबकि दाईं ओर दूसरा माध्यम सघन है। मतलब वो खुद देखो पृष्ठ अलग चीज है, पृष्ठ देखो ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, गोल प्रश्न द्वारा। तो ये जो कांच है गोली इसको माना गया है, यानी ऊपर वाला जो पृष्ठ ऊपर वाला है, ठीक है ना। अब इसके ये इसके इधर बाईं ओर है तो ये तो विरल माध्यम है, और इसके इस पृष्ठ के दाईं ओर इधर तो कांच आ गया आपका, ये भाई इतना मोटा तो है नहीं, मोटाई तो यही है, ठीक है। तो इसको माना गया दूसरा माध्यम, ठीक है। अब देखो, हाँ, जिनके अपूर्णांक क्रमशः N1 व N2 है, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः N1 व N2 है। मैं आपको बता दूं कई बुकों में μ1 और μ2 से भी कर रखा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। N1 व N2 है। बिंदु O पर स्थित बिंब का, बिंदु O पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब यार लाइट नहीं है अभी तक, थोड़ी दिक्कत हो रही है, मामूली सी दिक्कत हो रही है। क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। माना एक अपवर्तक पृष्ठ M1 M2 है जिसके बाईं ओर पहला माध्यम विरल है, जबकि दाईं ओर दूसरा माध्यम सघन है, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः है N1 व N2 है। बिंदु O पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है, ठीक है। तथा बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब तथा बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब M1 डालते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एकदम बिल्कुल ठीक है, क्लियर भी आ रहा है एकदम, ठीक है जी। हाँ जी, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या है जी, स्नेल का नियम है आपका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 है साहब, ठीक है। अब देखो अल्प कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर ही होता है। मैं आपको एक दो समझाने का काम फिर करेंगे एक साथ, थोड़ा थोड़ा समझा भी देता हूं। देखो सबसे पहले एक गोलीय पृष्ठ लिया गया है, इसके बाईं ओर माध्यम विरल है, कोई सा भी हो सकता है। दाईं ओर इस पृष्ठ के इधर देखो एक खुद कांच है इतना मोटा, इसका लिया गया N2। हालांकि इधर तो ये विरल माध्यम है इधर तो, लेकिन दूसरा माध्यम N2 हो गया है जिसका अपवर्तनांक N2 है, और इसका बाईं ओर जो विरल माध्यम उसका अपवर्तनांक N1 ले रखा है। यहाँ बिंदु है, इस पर ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रखी गई, बिंब रखा गया है, और इसका I पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया हमारे को, ठीक है। ये ML लंब डाला गया मुख्य अक्ष के ऊपर, ये आपका पोल ध्रुव है, ठीक है जी। ये सारा अब स्नेल का नियम हम लगाया है, तो स्नेल नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है N2 अपॉन N1, ठीक है। अल्प कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, अतः साइन आर आई के बराबर है, सॉरी साइन आई आई के बराबर था, साइन आर किसके बराबर होने वाला है जी, आर के बराबर, ठीक है। अतः तो यह जाएगा आई अपॉन आर बराबर है N2 अपॉन N1, या फिर तीसरा गुणा कर लेते हैं, तो आई इंटू N1 बराबर है N2 R, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 लगा लेते हैं,
आई बात समझ में? अब देखो, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज हम लेने वाले हैं एमओसी में त्रिभुज, अतः त्रिभुज एमओसी में क्या लगने वाला है? कोण आई बराबर में, तो आई बराबर क्या आने वाला है? ये तो बेस कोण हो गया, ये अल्फा और बीटा क्या हो गए? अंतराभिमुख कोण। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आपका समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार देखो, त्रिभुज हम लेने वाले हैं एमसीआई में। इसी प्रकार त्रिभुज एमसीआई में बीटा बराबर, ये आपका बीटा है, बी नहीं है, माफ कीजिएगा। ठीक है, में बीटा बराबर क्या आने वाला है? आर प्लस गामा। ठीक है, मेरे को तो आर का मान चाहिए, तो आर बराबर क्या आएगा? इस गामा को बदलेंगे तो बीटा माइनस ये गामा आ चुका है, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 1 2 3 से क्या लिखेंगे यहां पर? समीकरण 1, 2 है 3 से। तो देखिए, आई की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा n1 बराबर है, फिर आपका है आर आ जाएगा बीटा माइनस गामा इंटू n2। ठीक है जी, इसको समीकरण नंबर लगा देते हैं 4। ठीक है, मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको, अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे कमेंट में मेरे को बताएं आप। यहां पर हमने कर लिया, सारा डाल लिया। अब लंब वगैरह डाले, स्नेल का नियम लगेगा। स्नेल का नियम है प्रकाश अपवर्तन का, जो आपका एक नियम लिखे थे प्रकाश अपवर्तन के, उन्हीं में ये है कि आतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे n2 या n2/n1 या आपकी म्यू से लिखाया होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका आ गया जी। ठीक है जी, अब मैं देख लेता हूं मिटाने वाला अगर मसाला है तो मिटा देते हैं। हाँ, ये मिटाना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं इसको। ठीक है, इसके शॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए, हम क्या करने वाले हैं? अल्फा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू निकाल के समीकरण 4 में रख देते हैं। ठीक है, तो देखो, समकोण त्रिभुज तो हम रखेंगे एम एन ओ में, समकोण त्रिभुज एम एन ओ में, तो टेन अल्फा बराबर क्या आएगा? लंब एम एन बटा ओ एन। ठीक है जी, ये आने वाला है। अब देखो, अल्प कोणों के लिए यहां लिखेंगे अल्प कोणों के लिए टेन थीटा है, वो लगभग थीटा के बराबर होता है, अतः टेन अल्फा। ठीक है, ये सीधा कर देता हूं यार, बार बार कौन करेगा, यही कर देते हैं। अल्प कोणों के लिए टेन अल्फा किसके बराबर? अल्फा के बराबर, अतः अल्फा बराबर क्या आ गया जी? एम एन बटा ओ एन। ये समीकरण में लगा देते हैं हम लोग 5। ठीक है, इसी प्रकार
अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, एम एन ओ ले लिया, अब ले लेंगे हम त्रिभुज एम एन सी में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज एम एन सी में, तो टेन बीटा बराबर, तो टेन बीटा बराबर क्या आएगा, लंब, तो एम एन बटा लंब बटे आधार एन सी। तो यहां पर भी लिखेंगे अल्प कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए क्या आएगा कि टेन बीटा लगभग बीटा के बराबर है, इसलिए बीटा बराबर क्या आएगा आपका एम एन बटा एन सी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 6। आई बात समझ में, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखें इसी प्रकार इसी प्रकार समकोण त्रिभुज एम एन आई में टेन गामा बराबर होता है लंब, तो लंब तो एम एन ही है, एम एन लंब बटे आधार तो एन आई। ठीक है, फिर वही अल्प कोणों के लिए टेन गामा बराबर कम आ जाएगा, आता है, तो गामा बराबर क्या आ गया, एम एन बटा एन आई, समीकरण नंबर 7। तो देखो समीकरण देखो 5, 6 और 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 5, 6 व 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं देखो एल्फा का ये रहा एम एन बटा ओ एन, फिर आपका क्या है जी प्लस बीटा का है, ये रहा बेटा एम एन बटा एन सी, ठीक है, ये आ गया आपका एन वन बराबर बीटा का, फिर आपका वही एम एन बटा एन सी माइनस गामा बराबर ये आ गया एम एन बटा एन आई एन टू, या फिर क्या आ गया जी एम एन सब में कॉमन है तो ये तो हट जाएगा आराम से, तो क्या रह गया जी आपका एन वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एन वन बटा ओ एन प्लस एन वन बटा एन सी बराबर, हाँ तो ये क्या रह गया एन टू बटा एन सी माइनस एन टू बटा एन आई। अब यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु P व N संपाती है, अतः ON बराबर क्या OP, NC बराबर है PC एंड NI बराबर क्या आएगा PI। ठीक है, तो ये रख देते हैं यहां पर। हाँ, क्लास भी एंड होने को आ गई भैया, थोड़ा फास्ट करते हैं, तो ये रख देते हैं वैल्यू, अतः क्या आएगा n1 बटा OP प्लस n1 बटा PC बराबर n2 बटा PC माइनस n2 बटा आपका PI। अब देखो चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी क्या है देखो OP दूरी सारी दूरों से वापस आती है, तो ये आ जाएगी माइनस की U, फिर है आपकी PC तो ये है प्लस की R, फिर है आपकी PI तो ये भी प्लस की V तो रख देते हैं N1 बटा OP कितनी माइनस के U प्लस N1 बटा PC कितनी R ये भी PC कितनी है R
माइनस एन टू बटा पी आई कितनी वी, आर वाली टर्म्स एक तरफ पढ़ लो, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो ये पद है वो इधर ले आऊंगा, तो ये प्लस का हो जाएगा एन टू बट्टे वी, ये हो जाएगा एन वन बट्टे यू बराबर एन टू बट्टे आर, ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एन वन बट्टे आर, तो ये हो जाएगा एन टू बट्टे वी माइनस एन वन बट्टे यू, तो ये आर कॉमन ले लेते हैं, वो एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एन टू माइनस एन वन बट्टे आर। तो ये आपका आ गया साहब गोलीय प्रश्नों के लिए अपवर्तन सूत्र, ठीक है जी। ये आ गया आपके लिए एन टू बटा प्रतिबिंब दूरी माइनस एन वन बटा बिंब दूरी बराबर एन टू माइनस एन वन बटे वक्रता त्रिज्या। ये है आपके लिए गोलीय प्रश्नों के लिए अपवर्तन सूत्र, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने बेहतर बताने की कोशिश की है, नोट्स वगैरह मैं आपको साथ में लिखा देता हूं, आप एक के साथ साथ भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो सकता है, मैं कभी कभार न बोलूं तो आप जब भी दाएं बाएं हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आप, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने बेहतर बताने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें आप, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें, एक बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको अगला जब भी क्लास लें तो नई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा जी, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं जी, तब तक के लिए गुड बाय।